मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब किस किताब का इतना भयंकर प्रचार हुआ हो, लेकिन किताब बिकने और छपने को तैयार नहीं है। जिस किताब को लेकर संसद में इतना हंगामा है, This book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. जिस किताब के पब्लिश होने, छपने या छिपने को लेकर इतनी चर्चा है, वो किताब कौन सी है? जनरल नरवणे जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे, उन्होंने किताब लिखी 4 स्टार डेस्टिनी। और इस किताब को लेकर इतना ज़्यादा विवाद है। पेंगुइन इंडिया जिसने छापा, जिसने वो छपी या नहीं छपी, किताब लिखी गई या नहीं लिखी गई। मैंने 2 साल पहले जब एक वीडियो में जब ये किताब आई थी तभी बातचीत हो रही थी, तभी मैंने कहा था एक बातचीत में कि ये किताब आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी संशय है। ये किताब आ क्यों नहीं रही है? जिस किताब को इतना तगड़ा प्रचार, इतना तगड़ा PR फ्री फंड का मिल रहा है, उस किताब को लेकर के जो पब्लिशर है वो क्यों बैठ गए हैं और मुकदमेबाजी क्यों शुरू हो गई है? मेरे साथी सुल्तान, जो विनय सुल्तान कवर करते हैं बहुत ढेर सारा जो डिफेंस को और उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती रहती हैं, मेरी भी बतौर पत्रकार ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर उस किताब को लेकर अपडेट क्या चल रहा है। वो किताब छपी थी या नहीं छपी थी? वो किताब लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी? कोई कल्पना तो नहीं है क्या माजरा पूरा? देखिए वो किताब लिखी गई थी, ठीक है, और जनरल नरवणे ने ही वो किताब लिखी है, ये बात बहुत स्पष्ट है। खुद अपने कर कमलों से। हाँ, और पेंगुइन ने इसको छापने का जो है कॉन्ट्रैक्ट इसने लिया था, और पेंगुइन से वो किताब आने वाली थी। ये बातें बहुत, मतलब ये पब्लिक डोमेन में बहुत साफ बातें, इसे कोई मना भी नहीं कर रहा है। दरअसल ये किताब प्रकाशित है या अप्रकाशित है, इसके ऊपर जो है सारी बहस है। तो अगर प्रकाशित है या अप्रकाशित? तो प्रकाशित और अप्रकाशित का मामला ऐसा है अभिनव कि ये किताब जो है वो आई थी, दरअसल आप अगर नरवणे साहब का कार्यकाल देखेंगे तो 2019 से लेकर 2022 तक, 2023 के दिसंबर में ये किताब प्री ऑर्डर के लिए खुली थी। अब होता क्या है कि सामान्य तौर पे जो भी पब्लिकेशन हाउस है, चाहे हार्पर कॉलिन्स है, चाहे पेंगुइन है, चाहे राजकमल है, चाहे तमाम जो पब्लिकेशन हाउस है, तो वो क्या करते हैं, जो किताब पब्लिकेशन में आने वाली होती है, जो मार्केट में आने वाली होती है, उससे पहले पत्रकारों को, कुछ ऐसे जो आलोचक हैं, उनके पास में किताबों की कॉपी, सामान्य तौर पर पहले होता था कॉपी भिजवाते थे, अभी PDF दे देते हैं। उस PDF ताकि खबरें छपे, PR उसका होता रहे, तो उससे प्रचार हो, एक बज़ बने, इसलिए। ठीक है। अब क्या हुआ, नरवणे साहब की किताब के साथ में पहली दिक्कत ये हुई कि 7 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस और तमाम मीडिया आउटलेट्स ने ये खबर छापी कि उस पूरी की पूरी किताब में अग्निवीर को लेके बहुत एडवर्स कमेंट किए गए हैं। उस टाइम पे भी खबरें हुई, उस समय हुई, और ये इस वजह से हुई कि जनरल नरवणे ने उस पूरी किताब में ये प्रोसेस बताया कि अग्निवीर कैसे लॉन्च हुआ। मतलब जितना मुझे याद है मोटा मोटी इसमें ये कहा गया कि भाई हमारे लिए सरप्राइज था, और नेवी और एयरफोर्स के लिए तो डबल सरप्राइज था, कुछ इस तरीके का मकसद था। मतलब उसमें ये कहना था कि जैसे होता क्या है कि भारतीय सेना में ऑफिसर्स के साथ में ये प्रैक्टिस है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर जाते हैं, और मतलब फुल सर्विस कमीशन में भी ऑफिसर जाते हैं। तो दोनों तरीके के अफसर होते हैं, कुछ 10 साल तक की सेवा करते हैं और कुछ पूरी जिंदगी जो है फौज के साथ बिताते हैं, मतलब रिटायरमेंट तक। तो ये स्थिति, उन्होंने कहा कि यही जो है हमने आइडिया दिया था कि कुछ जो है जो जवान हैं उनको भी शॉर्ट सर्विस कमीशन पे लाया जाए। तो ये अग्निवीर का शुरुआती ढांचा था, जिसकी परिकल्पना जो है सबसे पहले, मतलब एक लाइन में इसमें खबर ये थी कि अग्निवीर सेना का आइडिया नहीं था, सरकार का आइडिया था। हाँ, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया था, क्योंकि अग्निवीर के ऊपर बहुत बैकलैश आ रहा था, और उत्तर भारत में, मतलब भारत भर से युवाओं में सेना में जाने का एक अलग तरीके का चाव होता है, और युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार का साधन है सेना। और सरकार ने कहा कि सेना की डिमांड थी। और जबकि जनरल नरवणे की किताब से स्पष्ट हो रहा था कि सरकार की तरफ से ये योजना लागू की गई, और जो प्रावधान इसमें लागू किए गए, उसमें पहले तनख्वाह जो है 20,000 रखी गई, उसको उन्होंने कहा कि हमने बाद में बढ़वा के 30,000 किया, और ये सिर्फ आर्मी के लिए थी, लेकिन ट्राई सर्विसेज के लिए लागू कर दी गई। मतलब ठीक है, ये सारी बातें हो गई पुरानी। फिर उसके बाद एक जो उचित समझो वो करो। इसके तुरंत बाद नहीं, वो उचित समझो में अभी समय है। इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी किताब जो है तुरंत MOD ने कहा कि इसको अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, तो मीडिया ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि अभी इस किताब को क्लियरेंस नहीं मिला है, तो सब मीडिया आउटलेट्स ने भी फिर इसके बारे में छापना बंद कर दिया, क्योंकि जब सरकार की तरफ से क्लियरेंस ही नहीं तो छापना ठीक नहीं है। और लेकिन ये किताब जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, जो हमारे जैसे डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उनके पास भी पहुंची, इधर उधर से बाकी जो पत्रकार बंधु हैं उनके पास में भी पहुंची, जो पढ़ने वाले लिखने वाले जो इस मामले को कवर करते हैं उनके पास पहुंची। अब 2 साल बाद में क्या हुआ है कि कैरेवन मैगजीन में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुशांत सिंह,
उन्होंने पूरी एक किताब जो है पूरी खबर जो है इसके ऊपर की है, लंबी कवर स्टोरी है। उस कवर स्टोरी का नाम है नरवणेज मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये वहां से वापस जो है ये किताब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले ये खबर कैसे छपी, क्यों छपी? नहीं मतलब इसमें आप अगर इसको कॉन्स्पिरेसी की तरह देखेंगे तो मतलब वो अलग बात है। बाकी मैं आम दर्शक की तरह जानना चाहता हूँ कि भाई जो 2 साल से जो मुद्दा दबा हुआ था, वो अचानक से पार्लियामेंट सेशन से पहले ही क्यों आया? नहीं, ये पार्लियामेंट सेशन में भी ये मुद्दा जो है वो सुनियोजित तरीके से नहीं आया था। मतलब आपको याद होगा कि जो बेंगलोर से सांसद हैं, मैं थोड़ा सा उनका नाम मिस कर रहा हूँ, जो युवा सांसद हैं बीजेपी के, तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने जब राष्ट्रपति के भाषण पे धन्यवाद ज्ञापित हो रहा था, उस समय जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में और तमाम जो है कांग्रेस पार्टी की लेगेसी के बारे में तमाम सारी बातें उठाई, जिसके जवाब में जब एलओपी राहुल गांधी बोलना शुरू हुए तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने हमारे ऊपर ये लांछन लगाया है तो अब जो है मैं इस मुद्दे को उठा नहीं रहा था। तो शुरुआत हुई उस कैरावैन मैगजीन की रिपोर्ट से कि उसमें ये लिखा हुआ है, और ये उसी किताब को कोट करती है जो नरवणे साहब की किताब, जो कि अभी छपी नहीं है। और उसके बाद में वो किताब भी ठीक है, वो सब जो घटनाक्रम चल रहा है वो दर्शक देख रहे हैं। फिर राहुल गांधी आए, फिर जो उचित समझो वो करो वाली बात आ गई गलवान को लेकर, हमने पिछले वीडियो में बात की। अब मैं जानना चाहता हूँ, जब किताब छपी नहीं तो उसकी हार्ड बाउंड कॉपी राहुल गांधी के पास कैसे है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा होता है कि जब प्री ऑर्डर्स में किताब जाती हैं, मतलब किताब ऑफिशियली पब्लिश नहीं है, ISBN नंबर नहीं होता है उसका, लेकिन प्री ऑर्डर्स में क्या होता है कि जब आप कैंपेन चला रहे होते हैं किसी किताब को लेके तो आप प्री ऑर्डर लिंक भी खोलते हैं। वो ठीक वैसे ही है कि जैसे बॉर्डर फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन उसकी प्री बुकिंग हो गई टाइप में, तो उस समय किताब एक छपने की प्रोसेस में आ जाती है। अब दिल्ली पुलिस ने अभी जो FIR दर्ज की है उसने अपनी जाँच में पाया है कि भारत में तो क्योंकि MOD की क्लियरेंस नहीं थी तो किताब नहीं बिकी, लेकिन दूसरी जगहों पे जैसे दूसरे देश हैं, कनाडा, अमेरिका, और जहाँ पे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे वहाँ पर भी वो किताब बिकी है। छप और गई थी। हाँ, छप के तो यहीं से गई थी, पेंगुइन से। और हाँ डिस्ट्रीब्यूशन वहीं हुआ है। यही मैं जान, मतलब कि मैं आम दर्शक की तरह जो मन में सवाल है वो पूछ रहा हूँ कि भाई जब किताब छपी नहीं तो कहाँ से? अच्छा, तो ये कहीं बाहर देशों में बिकने लग गई, बिकने लगी है। और नहीं मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब किताब का हार्ड बाउंड कॉपी जो है जब तक वो विवाद में नहीं है आपके लिए हासिल करना बहुत कोई दुर्लभ चीज़ हो। आप अगर थोड़ा सा अगर मतलब आम मतलब दर्शक जो हमारे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन जो आदमी इस फील्ड में है, जो ये काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, राजनेता हैं, वो तो उनका पेंगुइन में कोई जानने वाला होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जानने वाला होगा, एक आध कॉपी दाएं बाएं करना कौन सी बड़ी बात है। तो किताब उस तरीके से आई है और प्री ऑर्डर में किताब छप जाती है। जनरली होता क्या है, यहाँ पे आपको MOD का जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो समझना होगा। क्या होता है ये MOD का क्लियरेंस, क्या होता है और किस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, हाँ, जो भी अगर कोई भी रिटायर्ड या सर्विंग अगर आर्मी ऑफिसर है वो कोई किताब लिखता है तो उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको आर्मी हेडक्वार्टर्स भेजनी होती है। अब आर्मी हेडक्वार्टर्स में उस पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को कई लोग जो है रिव्यू करते हैं, वो अपने कमेंट लिखते हैं। अगर उसमें कोई सेंसिटिव बात आपको नजर आ रही है तो आप उसके 3 तरीके होंगे, या तो आप उस चीज़ को हटवा दीजिए, या उसकी भाषा बदलवा दीजिए, या उसको छपने से रोक दीजिए। और छपने से रोकना जो है वो तीसरा स्टेप है, वो जनरली नहीं होता है। तो या तो बदलाव की बात कही जाती है, तो उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कोई चीज़ है और अफसर का रैंक का भी काफ़ी बड़ा है, मतलब ये तो आर्मी चीफ थे, तो क्या होता है कि फिर ये किताब जो है MOD के पास में जाती है रिव्यू के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर फाइनल कॉल लेती है कि आर्मी अफसर की। ये सेम जो है यही प्रोसेस एयरफोर्स और नेवी में भी लागू होता है। पहले वो अपने हेडक्वार्टर्स में जो है किताब जमा कराते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें फिर उनको बदलाव करने के लिए कहा जाता है। जो फाइनल अप्रूव्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट जो फोर्सेस की तरफ से होती है फिर वो भी MOD जाती है एक बार क्लियरेंस के लिए। तो ये प्रोसेस है। अब इस घटना के बाद में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है कि वो अपने क्लियरेंस का प्रोसेस भी बदलेंगे। तो ये बात है। एक शब्द जो है वो मतलब लैटिन भाषा का शब्द है जो ओमाल्टा उसको बोलते हैं। जनरली जो है जो आपराधिक गैंग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑफिशियल में भी इस्तेमाल होता है। ओमाल्टा का मतलब होता है कि आप ये कसम खा के बैठे हैं कि आप जिनके साथ हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो ओमाल्टा, हाँ। तो ये अक्सर बोला जाता है सर्विसेज के बारे में कि मतलब ओमाल्टा है मेरे पास में, आई कांट स्पीक अबाउट इट, तो मैं इसके बारे में जनरली लोग नहीं बोलते हैं। जनरल नरवणे ने भी जो बोला है वो क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इतनी है, बाकी इस तरीके की किताबें जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस और ये तमाम सारी चीज़ें हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल मैं इस किताब को नहीं मानता हूँ। और इससे ज़्यादा खुले तरीके से बात हुई है। तमाम हमारे युद्ध हैं जो, और सिविल डिफेंस के जो गैजेट्स हैं जो सिविल मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उनमें तमाम किस्म की ऐसी बातें हुई हैं। और संजय बारूद की किताब तो बारूद की तरह थी मनमोहन सिंह सरकार के लिए। हाँ, लेकिन उसको नहीं रोका गया। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सरकार
दरअसल दिक्कत क्या है, दो तीन जो समस्याएं हैं जो इस पूरी की पूरी किताब में जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए और जिस चीज़ को जनरल नरवणे ने लिखा, जनरल नरवणे ने एक बार भी ये मना नहीं किया कि वो किताब उन्होंने नहीं लिखी है। नहीं, उन्होंने इंटरव्यूज में क्लेम किए हैं। और वो लिखी हुई है। उसके बाद में भी जब क्लियरेंस प्रोसेस में भी चली गई, हमारे पास में एक जगह से खबर है कि 35 बार उनसे मैन्युस्क्रिप्ट में बदलाव करके मंगवाए गए और वो गए भी। तो अभी मुकदमा किसके ऊपर हुआ है? अभी मुकदमा ये हुआ है सर्कुलेशन के ऊपर। उसमें किसने किया? दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया है कि ये किताब कैसे आई। पेंगुइन के खिलाफ? हाँ, पेंगुइन को नोटिस भेजा है, उसकी जांच की है कि ये किताब सर्कुलेशन में कैसे आई जबकि ये किताब बंद थी। तो उसमें कई सारे एक्ट्स हैं, जैसे मतलब इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी उन्होंने जोड़ी है, आईटी एक्ट भी जोड़ी है क्योंकि वो पीडीएफ भी उसकी सर्कुलेट हुई है। तीसरी चीज़ ये है, उन्होंने ये कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी जो है 1923 का, वो भी इस पर वो लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये अभी तक मीडिया से हमको खबर मिली है कि मतलब तो अब ये किताब आएगी या नहीं आएगी? ये किताब जो जितनी कंट्रोवर्सी हो गई है इसकी चांस जो है बहुत कम है मेरे नज़रिए से कि किताब कभी आएगी। तो जनरल साहब का तो बड़ा नुकसान हुआ होगा। जनरल साहब का लिखने का मेहनत तो नुकसान हुई है और पैसे वैसा भी लगाए होंगे छपवाने नहीं, पैसा लगाता नहीं, पैसा रॉयल्टी मिलती है राइटर को। अच्छा, राइटर से। हाँ, तो पेंगुइन का नुकसान हुआ होगा। हाँ, पेंगुइन का नुकसान हुआ, लेकिन पेंगुइन ने कितनी कॉपी छापी होंगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नुकसान तो अब हो जाएगा अगर मुकदमे में अगर ये पाया गया। देखिए भाई, कुछ चीज़ें तो नियम से भी चलती हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नियम के तहत है कि भाई ये किताब अगर अभी इसको अप्रूव नहीं मिला है, उन्होंने भी, जनरल साहब ने भी, हमारे जो मैंने जितने इंटरव्यू देखे हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि आएगी, अभी अप्रूवल के लिए गई है, ये वो टाइप से। अब वो किताब बिना अप्रूवल के अगर मार्केट में उपलब्ध होगी तो भाई पुलिस, अगर जिस चैप्टर पे आपकी पूरी बहसबाजी है तो उस चैप्टर में दोनों जगहों पे जनरल नरवणे जो है वो एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे खुद को पेश कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे के पूरे नैरेटिव से और पॉलिटिकल उससे अलग बात करें तो पहला जो है अग्निवीर पे है, तो उस पे उनका जो अगर पूरा आप किताब पढ़ेंगे तो ये भाव आएगा कि अचानक से हमारे ऊपर राजनीतिक तरफ से फैसला आ गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा इसको लागू करना है और हमने फिर भी इसको अडॉप्ट किया और अच्छे से इसको लागू करवाया अग्निवीर को। तो उनका ये भाव था लिखने का। और चाइना डोकलाम वाले में उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हमको खुला हाथ मिल गया था, जो उचित समझो वो करो, लेकिन हमने फिर भी ये समझते हुए कि चाइना का थिएटर बहुत अलग थिएटर है और एस्केलेशन बहुत अलग पॉइंट पर चला जाएगा, ये समझते हुए मैंने ये तय किया कि वो लिखते हैं बाकायदा हॉट पोटैटो इन माय हैंड, मतलब कि बिल्कुल जो निर्णय लेने के। और जनरली आर्मी अफसर जो पोटैटो इन हैंड माने जानते हैं, कभी आपके यहाँ लिट्टी चोखा लगे और भौरी लगी हुई और गरम आलू, हाँ, जो उपले में जो आलू पकाए जाते हैं और एकदम निकल के आता है, एकदम आलू जाते तो हाथ छरछरा जाए एकदम से, इतना तेज होता है। लेकिन गुरु, आलू खाने में बड़ा मजा आता है अगर ठंडा हो जाए थोड़ा, तो उसको बिना छिलके के भी आप उतारे खा सकते हो, बड़ा सोना सोना सा स्वाद होता है। खैर विषयांतर हो गया, लेकिन आपके नहीं, हॉट पोटैटो अब जाती सर्दी में हॉट पोटैटो याद आना ही चाहिए। हाँ, खैर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनरल साहब ने दोनों जगह पे खुद को ऐसे दिखाया कि वो एक बहुत जिम्मेदार और कैपेबल ऑफिसर हैं, क्योंकि जनरल साहब ने खुद ही किताब लिखी है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि उसका एक इस तरीके से जो हम जर्नलिस्टिक सर्कल में बात करते हैं तो ये भी बात होती है कि जनरल साहब खुद को क्लेम अपना शो करना चाह रहे थे इस किताब के जरिए सीडीएस के पोस्ट पे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की किताब फंस गई, वो किताब फंस गई, उल्टा पड़ गया। और ये उल्टा पड़ गया गवर्नमेंट के लिए भी। इतनी जो बहसबाजी जो मुझे तो याद ही नहीं कि किसी किताब को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई हो पार्लियामेंट में कि मतलब उस किताब की वजह से पार्लियामेंट के सेशन नहीं चले। तो ये मतलब ये स्थिति यहाँ पर भी है। और दरअसल क्या है कि सरकार को एक मेरा ये मानना है कि एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि वहाँ पे जो चाइना के थिएटर में असल में क्या हुआ है और जो चाइनीज़ के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनी। इस किताब में जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो दिक्कत जिस चीज़ में महसूस हुई, जिसके ऊपर बात बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल ये है कि इस पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ के बाद में जो ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में हुआ, उसके बाद कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हमारी चाइना के साथ में हुई और उस समय एमईए और जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारा विदेश मंत्रालय है और सेना जो है वो अलग पेशोपेश में पड़ गई। हुआ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया कि आप जहाँ पे वो कोर कमांडर्स की मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पे आप मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लेंगे, मतलब जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, नोट्स जो लिखे जाते हैं, ताकि अगले बार आप मिले तो यहाँ से आगे चर्चा करें। ऐसे विषय जो होते हैं उसमें कई दफ़ा मीटिंग होती है, 20 21 राउंड मीटिंग हुई है। तो इस पे बहुत दुविधा की स्थिति आर्मी जो लीडरशिप है उसमें खड़ी हो गई कि अब हम क्या करें जब हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग ही नहीं रहेंगे। और चाइनीज़ इस तरीके के डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी जो है उनमें माहिर रहे हैं।
वो बोलेंगे कुछ, अगली मीटिंग में आके कुछ और बोल देंगे। तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है राजस्थान में कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो कागज जो है वो बहुत जरूरी है, मतलब ये माइंडसेट है हमारा। चाइना चाह रहा था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग ना ले। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बाद में उनको ये समझाया गया। तो ये प्रोसेस जो किताब में है ये बात। हाँ, ये सारी बातें जो है किताब में है और लिखी गई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में जनरल नरवणे ने बहुत विस्तार से लिखा है। और जनरली जो ये बार बार ये जिस बात पे उठा रहे हैं कि मतलब जो जनरल नरवणे बार बार पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ माय ऑर्डर्स, व्हाट इज़ माय ऑर्डर्स, जनरली भारतीय सेना का अफसर इसी तरीके से ट्रेंड होता है कि वो ऑर्डर लेने के लिए ट्रेंड है और उसको जो फैसले हैं वो बिल्कुल उसकी एक एसओपी है जिसके हिसाब से वो फैसले लिए जाते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि हजारों सैनिकों की जान दांव पे है, देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा दांव पे है, वहाँ पे चूक होने की संभावनाएं जीरो होती हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो बिल्कुल जो लोग इस प्रोसेस से फेमिलियर नहीं, उनके लिए बड़ी अजीब बात लगती है कि यार आर्मी अफसर, मतलब आर्मी चीफ ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ माय ऑर्डर, लेकिन ये इसी तरीके से काम करता है। ठीक बात है। इसीलिए हमने सोचा कि मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम के रील्स में और तमाम जगह छोटे छोटे वीडियोस में देख रहा था, इस किताब को लेके बहुत चर्चा थी। तो हमें लगा कि हमारे पास भाई अपना खुद का विद्वान आदमी है, जानकार आदमी है, तो उससे क्यों ना ये जान लिया जाए जनरल नरवणे की किताब छपने और छिपने की पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे का पूरा खेल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी समझ में आई होगी। और हमारे साथी विनय सुल्तान और हम में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि ये किताबों के पढ़े आदमी, हम ज़मीन पे गढ़े आदमी हैं। तो किताबें कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। हाँ, तो ये जो कि इन्होंने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं और मैंने जो है घूम बहुत रखा है। तो हम दोनों मिल करके आए कि भाई आपको एक्सपीरियंस और किताबों का जो ज्ञान है उसको शेयर किया जाए। इसलिए मैंने बहुत आम दर्शक की तरह, आम आदमी की तरह आप लोगों की तरफ से सवाल किए। इन्होंने एक सुधी पत्रकार की तरह जो भी तथ्यात्मक जानकारी थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने आपको दी। आपको ये पूरी जानकारी और हमारा इस तरीके का ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है कि हम इस तरीके से डिस्कशन करते हुए कुछ आपका जो जटिल विषय है उसको खोलने की कोशिश करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं और इस वीडियो को एडिट करेंगे हमारे साथी गीतांश पटेल। शुक्रिया।